एनिमल फार्म उपन्यास में अब तक आपने सुना कि एनिमल फार्म में जानवर जो है अपने मालिक आदमियों को क्रांति के जरिए भगा देते हैं और खुद शासन करने लगते हैं, अपना शासन खुद संभालने लगते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं दो सुअर, स्नोबॉल और नेपोलियन। आदमियों से उनकी लड़ाई होती है, युद्ध में कुछ लोग घायल होते हैं, आदमी जीत नहीं पाते, जानवर ही जीत जाते हैं। लेकिन अब जो नेतृत्व है वो नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच और अधिक मजबूती से उभर आता है और आखिरकार नेपोलियन एक पवन चक्की के मसले पर स्नोबॉल को उस बाड़े से भागने पर मजबूर कर देता है और वो इस काम में कुत्तों की मदद लेता है। अब क्या होता है सुनिए आगे। मूक और आतंकित पशु वापस बखार में सरक आए। पल भर में कुत्ते छलांगे लगाते लौट आए। पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सका कि आखिर ये जीव आए कहां से, लेकिन जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो गया। ये वही पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन उनकी माओं से ले गया था और उन्हें गुपचुप बड़ा करता रहा था। हालांकि वे अभी तक पूरी तरह जवान नहीं हुए थे, पर वे बड़े डील डॉल वाले कुत्ते थे और देखने में भेड़ियों की तरह खतरनाक लग रहे थे। वे नेपोलियन से सटे खड़े रहे। ये देखा गया कि वे उसके आगे वैसे ही पूंछ हिला रहे थे जैसे दूसरे कुत्ते मिस्टर जोन्स के आगे पूंछ हिलाने के आदी थे। नेपोलियन और उसके पीछे पीछे कुत्ते फर्श के उभरे हुए हिस्से पर चढ़ गए, जहां पहले अपना भाषण देने के लिए कभी मेजर खड़ा हुआ था। उसने घोषणा की कि अब से रविवार सुबह की बैठकें नहीं हुआ करेंगी। उसने कहा कि यह गैर जरूरी है और इनसे समय की बर्बादी होती है। भविष्य में बाड़े के कामकाज से जुड़े सभी मामले सुअरों की एक विशेष समिति द्वारा निपटाए जाएंगे, जिसका अध्यक्ष वह खुद होगा। ये बैठकें गुप्त रूप से होंगी और बाद में इसके फैसले दूसरों को सुना दिए जाएंगे। पशु तब भी रविवार की सुबह झंडे को सलाम करने, इंग्लैंड के पशु गीत गाने और सप्ताह भर के लिए अपने आदेश लेने के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे, लेकिन अब और बहसें नहीं हुआ करेंगी। स्नोबॉल के निष्कासन से उन्हें धक्का पहुंचा। उसके बाद पशु इस उद्घोषणा से और निराश हो गए। उनमें से कईयों को अगर सही तर्क मिल जाते तो उन्होंने इसका विरोध किया होता। यहां तक कि बॉक्सर अस्पष्ट रूप से परेशान हो गया। उसने अपने कान खड़े किए, अपने भाल केशों को कई बार हिलाया और अपने विचारों को तरतीब देने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आखिर में वह कुछ कहने लायक सोच ही नहीं पाया। अलबत्ता खुद सुअरों में कुछ ज्यादा अस्पष्ट थे। पहली पंक्ति में बैठे 4 बलि शूकरों ने असहमति की तेज हुंकार भरी। चारों ही अपने पैरों पर कूदे और एक साथ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक नेपोलियन के चारों तरफ बैठे कुत्तों ने गहरी धमकी भरी गुर्राहट निकाली, जिससे सुअर खामोश हो गए और वापस बैठ गए। तभी भेड़ों ने 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब की भीषण जुगलबंदी शुरू कर दी, जो पूरे 15 मिनट तक चलती रही और इसने किसी भी चर्चा की संभावना को खत्म कर दिया। बाद में स्क्वीलर को बाड़े में दूसरे पशुओं को नई व्यवस्थाओं के बारे में समझाने के लिए भेजा गया। उसने कहा, कॉमरेड्स, मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद प्रत्येक पशु कॉमरेड नेपोलियन के इस त्याग की सराहना करता है जो उन्होंने अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर किया है। ये मत समझिए कॉमरेड्स कि नेतृत्व करने से आनंद मिलता है, उसके ऊपर गहरी और भारी जिम्मेदारी है। इस बात का कॉमरेड नेपोलियन से ज्यादा किसी को भी यकीन नहीं है कि सभी पशु बराबर हैं। इस बात की उन्हें बेहद खुशी होगी कि आप लोग अपने फैसले खुद कर सकें, लेकिन कभी कभी आप गलत फैसले भी ले सकते हैं कॉमरेड्स। और तब हम कहां होंगे? मान लीजिए आप लोगों ने स्नोबॉल की पवन चक्की ख्याली पुलाव के चक्कर में उसके पीछे चलने का फैसला कर लिया होता, तो स्नोबॉल, जो हम जानते हैं, किसी अपराधी से कम नहीं था। किसी ने कहा, वो तबेले की लड़ाई में बहादुरी से लड़ा था। स्क्वीलर ने कहा, बहादुरी ही काफी नहीं है, निष्ठा और आज्ञा पालन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहां तक तबेले की लड़ाई का सवाल है, मुझे विश्वास है वो वक्त आएगा जब हमें पता चलेगा कि इसमें स्नोबॉल की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अनुशासन कॉमरेड्स, कड़ा अनुशासन।
आज के लिए यही नारा है, एक गलत कदम और दुश्मन हमारे सिर पर होगा। यह तय है कॉमरेड्स कि आप जोन्स को वापस नहीं देखना चाहते। एक बार फिर इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। निश्चित रूप से पशु जोन्स को वापस नहीं चाहते थे। यदि रविवार की सुबह के समय बहसें करने से जोन्स वापस आ सकता था तो ये बहसें जरूर बंद हो जानी चाहिए। बॉक्सर ने, जिसके पास अब सोचने समझने के लिए काफी वक्त था, आम राय को इस तरह व्यक्त किया, यदि कॉमरेड नेपोलियन ऐसा कहते हैं तो यह सही ही होगा। और तब से उसने एक ध्येय बना लिया कि नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं और उसके मैं और अधिक कड़ा परिश्रम करूंगा कि व्यक्तिगत लक्ष्य के ये अलावा दूसरी लाइन थे। इस समय तक मौसम खुल चुका था और वसंत के वक्त की जुताई शुरू हो चुकी थी। वो साइबान जिसमें स्नोबॉल ने पवन चक्की के खाके खींचे थे बंद कर दिया गया था और यह मान लिया गया था कि खाकों को जमीन पर से मिटा दिया गया है। हर रविवार की सुबह 10 बजे सभी पशु बड़े बखार में इकट्ठे होते और सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करते। जनाब मेजर की खोपड़ी, जिस पर से मांस गलकर झड़ चुका था, फलों के बागीचे के कब्र से खोद कर निकाली गई और झंडे के डंडे के नीचे एक ठूंठ पर उसे सजा दिया गया था। झंडा चढ़ाने के बाद अब पशुओं से उम्मीद की जाती थी कि वे बखार में घुसने से पहले खोपड़ी के आगे से सम्मानजनक तरीके से गुजरें। आजकल वे पहले की तरह एक साथ नहीं बैठते थे। नेपोलियन, स्क्विलर और मिनिमस नाम के एक दूसरे सुअर के साथ उठे हुए चबूतरे पर आगे आगे बैठता। मिनिमस गीत और कविताएं रचने में माहिर था। पूरे 9 युवा कुत्ते उसके चारों तरफ अर्धचंद्राकार घेरे में बैठते। दूसरे सुअरों के बैठने की जगह पीछे थी। बाकी सारे पशु उनकी तरफ मुंह करके मुख्य बखार में बैठते। नेपोलियन रूखी फौजी आवाज में सप्ताह के लिए आदेश पढ़कर सुनाता और एक बार इंग्लैंड के पशु गीत गा लेने के बाद सभी पशु तितर बितर हो जाते। स्नोबॉल की निकासी के बाद तीसरे रविवार पशुओं को नेपोलियन की यह उद्घोषणा सुनकर कुछ हैरानी हुई कि आखिरकार पवन चक्की बनानी ही होगी। उसने अपना विचार बदलने के पीछे कोई कारण नहीं दिया, लेकिन पशुओं को चेतावनी भर दे दी कि इस अतिरिक्त काम का मतलब बहुत अधिक मेहनत होगा, यहां तक कि उनका राशन कम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अलबत्ता खाके और योजनाएं एक बारीकी के साथ पहले ही तैयार किए जा चुके थे। पिछले 3 सप्ताह से सुअरों की एक विशेष समिति इस पर काम कर रही थी। दूसरे कई सुधारों के साथ पवन चक्की के निर्माण में 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस शाम स्क्विलर ने दूसरे पशुओं को अलग से बताया कि नेपोलियन दरअसल कभी भी पवन चक्की के विरुद्ध नहीं था। इसके विपरीत वो नेपोलियन ही था जिसने शुरू में पवन चक्की का समर्थन किया था और जो नक्शे स्नोबॉल ने अंडे सेने वाले कमरे में जमीन पर बनाए थे, सच तो यह है कि वह नेपोलियन के कागजों में से चुराए गए थे। वास्तव में पवन चक्की नेपोलियन के दिमाग की ही उपज थी। किसी ने पूछा कि तब वो पवन चक्की के खिलाफ इतने कड़े विरोध में क्यों बोला था। इस पर स्क्विलर ने बिल्कुल धूर्त दिखाई देने वाले चेहरे के साथ जवाब दिया। उसने कहा, यह तो नेपोलियन की चालाकी थी। उसने ऐसा लगने दिया कि वो पवन चक्की के खिलाफ है ताकि स्नोबॉल से छुटकारा पाया जा सके। स्नोबॉल एक खतरनाक चरित्र था और गलत असर डाल रहा था। अब स्नोबॉल का कांटा साफ हो चुका है, इसलिए पवन चक्की की योजना बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकती है। स्क्विलर ने कहा, यही रणनीति कहलाती है। उसने गोल गोल घूमते हुए, पूंछ हटते हुए और ठहाके लगाते हुए कई बार रणनीति कॉमरेड्स, रणनीति दोहराया। पशुओं को पक्का पता नहीं था कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन एक तो स्क्विलर इतनी विश्वसनीयता के साथ बोला और दूसरे संयोग से 3 कुत्ते उस समय वहीं मौजूद थे जो धमकी भरी आवाज में गुर्रा रहे थे। सबने कोई सवाल किए बिना उसका स्पष्टीकरण मान लिया। अब ये कहानी जो है एनिमल फॉर्म दूसरी तरफ घूम गई है। अब जो सुअर 2 थे, स्नोबॉल और नेपोलियन, उनमें से नेपोलियन ने कब्जा कर लिया है और लगभग तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आपको ये कहानी सुनकर किस देश के और किस पार्टी के चरित्र का पता चल रहा है या कामकाज के तरीके का पता चल रहा है, कमेंट में बताइएगा। अच्छा साहित्य आप तक पहुंचाने की जो हमारी कोशिश है, इसको आपकी मदद की दरकार है। मदद क्या है आप कमेंट में बताएं।
कि आपको कहानियां कैसी लग रही हैं। इसे सुने, अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों, परिवारजनों, बच्चों तक पहुंचाएं। अच्छा साहित्य है ये। चैनल किस्सा कहानी है। अच्छा लगेगा अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।